हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज क्षितिज सेज व्लॉग। और आज हमारे साथ हैं मुकुल सूर्यन। और वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे बहुत सारे वीडियोस में कमेंट करते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी है। हम लोग का काफ़ी कॉन्वर्सेशन होता है फिल्म मेकिंग से लेके। सो मैं पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ और मैंने कभी पहले देखा भी नहीं था मुकुल को। सो मुकुल, कुछ बताओ अपने बारे में, कैसे हो पहले तो बताओ। मैं बढ़िया क्षितिज भाई, आप बताओ कैसे हो। बस बढ़िया। कुछ बताओ अपने बारे में, कहाँ से हो, क्या कैसे कैसे शुरू किया, सबसे फिल्म पहले तो मेकिंग में कैसे आए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच क्षितिज भाई। मतलब कमाल ही हो गया कि आपको ढूंढ लिया कैसे भी, ऐसा लगता है बस यही चाहिए था। ढूंढते ढूंढते कहते हैं ना, जो कुछ ढूंढ रहा होता है उसे रास्ते मिलते ही जाते हैं। तो यू आर माई वे। थैंक यू तुम्हारे सो मच बहुत क्षितिज कमेंट्स भाई। आते हैं, मैं देखता रहता हूँ। बस यार ढूंढ लिया। हाँ, तो अब कहाँ किस्मत से हो में तुम थे आप। बेसिकली? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। और क्या किया हुआ है तुमने, ग्रेजुएशन कहाँ से किया हुआ है? सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी 2015 में, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम्म। फिर 2015 के बाद मैंने फोटोग्राफी शुरू करी। सबसे पहले मैंने फोटोग्राफी शुरू करी। हाँ। तो 2015 से मैंने एक छोटा सा कोर्स भी किया फोटोग्राफी में। हाँ। फिर उसके बाद 2015 से मैं 17 तक हाँ। फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी करता रहा, थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी। फिर मैंने 2-3 प्रोजेक्ट भी करे मेकमाईट्रिप.com के लिए। अच्छा। 2-3 प्रोजेक्ट लद्दाख में, अपने अंडमान निकोबार आइलैंड में। हाँ। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया। यूएसए में एक कंपनी है रॉयल कैरिबियन क्रूजेज, हाँ। उसका मैंने इंटरव्यू दिया 2016 में। हाँ। 16 में शुरू किया मैंने इंटरव्यू देना। वो देते 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 सब कुछ प्रोसेस होने में 1 साल लगा। हाँ। मेरी जॉब लगी 2017 अक्टूबर में। अच्छा। तो 2017 अक्टूबर से अभी तक मैं हाँ। उनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल क्योंकि कोरोना की वजह से घर पे हाँ। हूँ, बट एट प्रेजेंट आई एम देयर एम्प्लॉय। तो बस मतलब अभी तक मेरा यूएस काम चल में रहा है। काम कर रहे हो या फिर इंडिया से यूएस में काम कर रहे हो? नहीं, तब मैं यूएस में काम कर रहा था। कि अच्छा। यूएस जहाँ जहाँ एक्चुअली आई वाज वर्किंग इन क्रूज शिप्स। अच्छा, क्रूज शिप। क्रूज शिप पे हम्म। हाँ, आई मेक वीडियोस फॉर देम। हाँ। कि जहाँ भी हम जाते हैं, आई मेक वीडियोस फॉर देम, आई शूट माई सेल्फ, देन आई एडिट माई सेल्फ, एंड हाँ। आई नीड टू सेल दोज डीवीडीज। आई अच्छा। वाज सेलिंग डीवीडीज आल्सो ऑन क्रूज हम्म। शिप। तो मैं मार्च में घर पे आया हूँ, हाँ। क्योंकि ये जनवरी में शुरू हुआ था और हम थे भी चाइना में। मतलब जॉब शुरू होते ही बंद हो गई। सब समझ लो शुरू होते ही बंद होगी। हाँ। खैर 2017 से मैं कर ही रहा था। हाँ। मेरा प्लान भी ये था कि मुझे 2021 के स्टार्टिंग तक करना था, क्या करना है? बट 2021 के हाँ। स्टार्टिंग तक ये जॉब करनी है। हाँ। उसके बाद आई विल गो टू मुंबई, ये प्लान था। बट हाँ। कोरोना ने कुछ ऐसा किया कि 2020 के मार्च में ही बेटा तुम अपनी तैयारी शुरू कर मुंबई जाने की अपॉर्चुनिटी देखिए, मिल गई तुम्हारी। मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ हाँ। कि सब कुछ रुका हुआ है, तो वी गॉट टाइम टू प्रिपेयर। हाँ, और ह्यूमन साइकोलॉजी हालांकि भी ये है ना कि जब कोई काम नहीं कर रहा होता और आप नहीं कर रहे होते तो अच्छा लगता है। बाकी लोग काम कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे तो बहुत बुरा लगता है। ये भी है, ये बात भी है। तो बट फिल्म में स्टिल जाने का कैसे सोचा कि फिल्म मेकिंग में जाना है? फिल्म मेकिंग मेरा शुरू से ही था। जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी ना, हाँ। तब मेरे यही था कि फिल्म मेकिंग में जाना है। बट आई वॉज नॉट कंफर्म कि कहाँ से शुरू करूँ। तो हाँ। कॉलेज में, स्कूल में सब कुछ मेरा ऐसा कुछ हुआ ना कि मेरे को ऐसा दिमाग में आया कि पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ। हम्म। मेरा सबसे पहले डायरेक्शन में नहीं था, डायरेक्शन में मेरा दिमाग बाद में आया। सबसे हाँ। पहले मेरा दिमाग था सिनेमेटोग्राफी में। तो अच्छा। मैंने सोचा सिनेमेटोग्राफी का शुरू कहाँ से करूँ, फिर मैंने हम्म। सोचा फोटोग्राफी से शुरू कर। हाँ। बिकॉज एवरीथिंग, composition, storytelling, it's same thing. Photography and video is almost same thing. हाँ। तो मैंने तब से फोटोग्राफी शुरू कर ली। फिर उसके बाद धीरे धीरे वीडियो में वैसे ऐसा चला है नहीं। गया। मेरे कुछ दोस्त हैं वो सिनेमेटोग्राफर हैं मुंबई में, तो उनसे फोटोग्राफी करने को बोल दो, कर ही नहीं पाते वो लोग। अच्छी फोटो नहीं नहीं, खींच पाते और वीडियो बहुत अच्छा शूट उस करते हैं। टाइम हाँ, उस टाइम जो दिमाग में था चला गया। मैं हाँ। ऐसे नहीं था चल रहा भी नहीं करते नहीं करते, कुछ तो करो यार। हाँ। फोटोग्राफी करो, आगे आगे वीडियो भी कर ही लेंगे। दोनों होती तो कैमरे से ही तो अब तुम है। डायरेक्टर बनने का सोच रहे हो? तब मैंने तभी उसी टाइम सोच लिया था। अच्छा, नाउ आई वांट फोटोग्राफी टू से गो इन। सिनेमेटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर से अब डायरेक्टर। उसी टाइम सोच लिया था कि आई वांट टू गो इन डायरेक्शन, बट और उस राइटिंग तो कर टाइम ही रहे हो अपनी पिक्चर लाइक के लिए।
तो राइटर भी वही है। मतलब कोई फील्ड छोड़ना नहीं है। मारो हाथ पैर, क्या पता कहाँ फिट हो जाओ। नहीं, पर एक अपना फील्ड फोकस तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सी जगह मैं एक्चुअली जाना चाहता हूँ। और सिनेमेटोग्राफी I want to तुम्हारे go लिए, in. अगर तुम्हारा फोटोग्राफी बैकग्राउंड है तो सिनेमेटोग्राफी इज द बेस्ट ऑप्शन अगर तुम मुंबई जाना चाहते हो तो सिनेमेटोग्राफी के बारे में पढ़ के जाओ, डायरेक्शन के बारे में पढ़ के मत जाओ, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी से डायरेक्शन में कूदना ज्यादा आसान है, डायरेक्टर बनना, वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम ढूंढना इज मोर डिफिकल्ट। लाइक वहां पे जो सिनेमेटोग्राफर्स है ना, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम इंटर्न, क्योंकि जितने भी सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं वो 2 साल 3 साल काम करते हैं, फिर एड शूट करने लग जाते हैं या कॉर्पोरेट फिल्म शूट करने लग जाते हैं, ज्यादा असिस्ट नहीं करते। अभी असिस्टेंट वाला चीज खत्म हो गया है। लाइक आज से 30 साल पहले तक ना लोग 15-15 साल तक असिस्ट करते थे, फिर जाके डीओपी बनते थे। अब लोगों ने वो चीज बंद कर दी है। अभी लोग साल 2 साल असिस्ट करते हैं, उसके बाद सीधे अपना डीओपी बन जाते हैं, क्योंकि कैमरे बहुत चीप हो गए हैं। जो कंपनीज हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको बड़ा सस्ते में काम चाहिए, लाख रुपए बोलेंगे तुमको, कहेंगे शूट कर दो, तो बड़ा डीओपी तो करेगा नहीं, बड़ी डीओपी तो पड़ेगी, फीस ही लाख रुपए है, तो वो 15,000 रुपए लेंगे, शूट भी कर देंगे, एडिट भी कर देंगे, आपको कंटेंट भी दे देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और डिजिटल कैमरा तुम्हें पता ही है, इतने कोडेक्स लगे होते हैं अंदर। जैसे 5D है, 5D आया था तो उसके अंदर इतने कोडेक्स लगे थे कि वो जो फोटो खींचता है वो एक्चुअल फोटो नहीं होती है, वो इंटरनली उसको मैनिपुलेट करता है, और आपको लगता है बड़ी कलरफुल फोटो आपने खींची, क्योंकि वो कंज्यूमर कैमरा था, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि बड़े अच्छी फोटो खींचते हैं, पर वो अच्छी फोटो होती नहीं है, वो अंदर मैनिपुलेटेड रहती है। मोबाइल फोन से भी जो फोटो खींचते हो हाईली मैनिपुलेटेड होती है। तो अगर तुम सिनेमेटोग्राफी में घुसते हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा अपने आप को ट्रांजिशन करना डायरेक्शन में, क्योंकि एंट्री इजी है। जैसे अभी तुम पैसा कमा रहे हो, अच्छा ठीक है, जब तुम मुंबई जाओगे तो पहला चीज तो ये है कि तुम अपने आप को सिक्योर करो, वो चीज तुम सिनेमेटोग्राफी में बहुत आसानी से कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम जनवरी में जाने का सोच रहे हो, वापस 4 महीने हैं, तुम जितने डीओपीज हैं, जैसे ठीक होता है, हाँ जैसे ही कोरोना ठीक होएगा, आई विल प्लान टू गो टू हाँ, मुंबई। तब तक के लिए तैयारी सिर्फ ये करोगे सिनेमेटोग्राफी की, तुम जो अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर करके मैगजीन है जो कि इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको पायरेटेड वर्जन में, ऑफ कोर्स खरीदने में तो बहुत महंगी पड़ेगी, पर जितने भी वर्जन मेरे पड़े हैं तो जितने भी वर्जन पड़े हैं उसको पढ़ लो, ठीक है, सो दैट यू हैव दिस नॉलेज, सो दैट यू हैव समथिंग टू कॉन्वर्सेट विद द सिनेमेटोग्राफर। अगर तुमसे कुछ पूछता है तुम जवाब दे सकते हो, ठीक है। उसको ये पता होना चाहिए तुम सेट पे आओगे तुम उसकी हेल्प करोगे, जैसा कि मैं बार बताता ही हूँ, ठीक है। तो सिनेमेटोग्राफर्स एटलीस्ट 30 सिनेमेटोग्राफर्स के नाम ढूंढ लो। और सबसे अच्छी बात मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है, डायरेक्टर के अगर बनने जाओगे तो डायरेक्टरों के नंबर निकलवाने में ना, मतलब पानी निकल जाएगा तुम्हारा। डायरेक्टर्स के नंबर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कोई प्रोडक्शन का ग्रुप होगा, प्रोड्यूसर का होगा, प्रोडक्शन वाला होगा, उसके व्हाट्सएप पे तुम्हें मिल जाएगा, पर नॉर्मली डायरेक्टर का नंबर नहीं मिलेगा। पर अगर तुम एक सिर्फ फिल्म इंडिया खरीद लेते हो तो फिल्म इंडिया में तुम्हें सारे डीओपीज के पर्सनल नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि डीओपीज को ऑफ कोर्स कोई कॉल नहीं करता है, कोई फोन नहीं करता, कोई उनका फैन तो होता नहीं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्टर डायरेक्टर के फैन होते हैं तो उनके नंबर नहीं दिए जाते, पर सिनेमेटोग्राफर के डायरेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। तो तुम डायरेक्टली 30 सिनेमेटोग्राफर को अगर एक दिन में फोन करते हो मुंबई पहुंच के, और कहते हो सर मैंने ये किया है, मैं यूएस में काम कर चुका हूँ, मैंने ऐसा ऐसा किया, फोटोग्राफी का कोर्स किया है, ऐसा किया है, सिनेमेटोग्राफी की मुझे नॉलेज है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आप मुझसे एक बार मिल लो, कॉफी में मिल लो, नहीं समझ में आता है मना कर देना, और आप एक बार मिल लो मेरे से। 30 में से एक तो हिट करेगा ही करेगा, अगले दिन तुम्हें शूट पे बुला लेगा वो। इनिशियल पैसा नहीं देगा, तुम्हारा काम देखेगा, उसका तुम्हारा काम चालू हो जाएगा तुम्हारा। तो इट्स वेरी इजी दैट रूट। तो सिनेमेटोग्राफी तुमने 1 साल सिनेमेटोग्राफी करी, तुमने इनफ कनेक्शन बिल्ड कर लिए एड शूट्स पे, फिल्म लाइन में, उसके बाद तुम उनमें से किसी एक बंदे को, असिस्टेंट डायरेक्टर को, चीफ एडी को या डायरेक्टर को बोलोगे सर मैं डायरेक्शन में आना चाहता हूँ, ठीक है नेक्स्ट मेरा जो शूट हो रहा है उसमें तो आ जा डायरेक्शन में, शिफ्ट कर जाओ वहां से, इट विल बी इजी फॉर यू। वरना डायरेक्शन में तुम 2-3 साल स्ट्रगल करोगे, बहुत मुश्किल से अंदर जाओगे, ठीक है। हाँ, मतलब इट्स ऑल अबाउट एंट्री की, कहाँ से तुम्हारे लिए हाँ, इजी रूट है। गोल वही है तुम्हारा डायरेक्शन, ठीक है। हाँ हाँ रास्ता थोड़ा सा चेंज करना है ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। तुम्हारे पास ये पावर है जो और लड़कों के पास नहीं होती, कि तुमने सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी में नॉलेज है तुम्हें, तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी वहां पे जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती। और मैंने तुमसे एक और चीज कही थी कि IMDb पे रिव्यूज लिखते रहना, हो रहा है, सब तो काम हो रहा वो लिखते रहो, ठीक है। उसके अलावा एक और काम करो कि जो सिनेमेटो मीडियम करके एक वेबसाइट है, उस पे है। सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी से रिलेटेड एटलीस्ट 30 to 40 आर्टिकल्स लिख दो, ठीक है। सो जब तुम ओके, मुंबई में जाके किसी सिनेमेटोग्राफर को अपना वो रेज्यूमे सेंड करोगे तो उसके साथ वो लिंक भी सेंड करना कि मैंने 30-40 आर्टिकल लिखे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सिनेमेटोग्राफर वाले बच्चे होते हैं ना वो कोर्स कर लेते हैं, और कोर्स करने के बाद जिनसे मैं मिला हूं वो थक जाते हैं, कोर्स करने के बाद ही थक जाते हैं, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी का कोर्स बहुत हैवी होता है। तो वो एकदम अनएक्साइटेड रहते हैं सेट पे, कि मतलब आता है पर कर देंगे ऐसा वैसा करके, क्योंकि उनका मन करता है खुद ही जाके कैमरा हैंडल करे, और डीओपी जल्दी कैमरा किसी को टच नहीं करने देता। तो वो क्या होता है, हाँ तो उसके बीच में अगर तुम्हारे जैसा एक लड़का आता है जिसने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, जिसको नॉलेज भी है, जिसने काम भी किया है, तो तुम्हारे लिए बहुत चीजें इजी हो जाती हैं। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मुंबई जाके तुम्हें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी अगर तुम ये कुछ फंडे फॉलो कर लोगे।
they know that you write as well about cinematography, you have written as well, you have done hands on experience, practical किया हुआ है, तुम्हें knowledge भी है, तो तुम उनको हेल्प करोगे, सीधे के सीधे पहले दिन ही जॉब मिल जाएगी। वाली उतनी जॉब तो मैं ही दिलवा दूंगा तुम्हें, इतना कर लोगे तो इतना तो शूट मैं ही भिजवा दूंगा तुम्हें, उसमें टेंशन मत लेना। और कोई सवाल तुम्हारे मन में है क्या पूछने के लिए? हाँ चलो, ये तो मेरी बात होगी सिनेमेटोग्राफी की। बाकी अगर इन जनरल हम पूछे तो हम कल बात कर रहे थे जैसे फ्रीलांसिंग और सैलरी बेस, अगर हमें असिस्ट करना है तो व्हाट विल बी द प्रॉपर वे? अगर हमें सैलरी बेस के लिए हमें प्रोडक्शन हाउस में जाना पड़ेगा, बट फॉर श्योर इट्स नॉट। किसमें डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में? डायरेक्शन में, हाँ डायरेक्शन में, हाँ प्रोडक्शन हाउस जाना फॉर पड़ेगा। श्योर इट विल नॉट बी दैट मच इजी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सैलरी में कुछ काम कर रहे होंगे जो कि मेरे ख्याल से बहुत बहुत टाइम तक काम करते हैं सैलरी पे। जैसे कि मैंने देखा था मनीष शर्मा, उसकी फर्स्ट मूवी आई थी बैंड बाजा बारात, और वो मेरे ख्याल से फना में भी असिस्टेंट डायरेक्टर था। मतलब बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं। तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट कि एंट्री लेना एज असिस्टेंट डायरेक्टर? देखो मनीष शर्मा जो यशराज और धर्मा में काम कर रहे होते हैं ना, वो सब बहुत रिच लौंडे होते हैं, ठीक है। और मैं एक बार एक फिल्म की डबिंग पे था, अपनी फिल्म की डबिंग पे, तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं उसका बताता हूँ, तो मैं सवाल का जवाब देता हूँ। तो वहां पे एक लड़का मिला मेरे को, ठीक है, तो मैं उससे बतिया रहा था। वहां पे एक से बढ़कर एक पिक्चर जो है ना, इमरान खान, करीना कपूर, उसकी भी डबिंग चल रही थी, मेरी फिल्म की भी चल रही थी। तो मैं उससे बतिया रहा था, तो मेरे को बोलता है, तुम्हें पता है संजय दत्त मेरे मामा है। मैंने कहा भाई चूतिया बंदी की बात मत कर, ऐसे तो करके मेरे दिमाग में चल रहा था कि चूतिया बंदी की बात कर रहा है, ऐसा करके, ठीक है। थोड़ी वो धर्मा में काम करता था, थोड़ी देर में संजय दत्त आया वहां पे। संजय दत्त आया, वो खाने की वहां पे खाना लगा हुआ था, उसकी तरफ गया जैसे संजय दत्त, तो वो कहता मामा मामा। संजय दत्त चाकू से गले लगा था, बेटा कैसा है? मैंने कहा बोल रहा था सही में संजय दत्त को जानता था। तो फैजान दस्तूर, जिससे बचपन में वो देखा था ना जलेबी करके सीरियल, वो था, वो धर्मा में काम कर रहा था एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और डिप्रेसिंग सा, मतलब दुखी था काफी, क्योंकि उसकी फिल्म रिलीज हुई थी, सब कुछ था, तो काम कुछ था नहीं उसके पास, वो असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहा था। तो मैंने धर्मा और यशराज में जो भी देखा है ना, दे आर वेरी रिच। उनको जो पैसा मिलता है वो 10,000-15,000 ही महीने का मिलता है, ठीक है, या थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता होगा, पर क्योंकि उनकी आमदनी, उसकी भी उनको जरूरत फर्क नहीं पड़ता, अपने ड्राइवर को दे देंगे। क्योंकि जितने लोगों में जानता हूँ वो किसी बड़े डायरेक्टर के बेटे हैं, या फिर करीना कपूर का रिश्तेदार है, या बोमन रानी का रिश्तेदार है, या किसी और का रिश्तेदार है, और रिश्तेदार ही वहां पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है। आम आदमी वहां सर्वाइव नहीं कर सकता इस तरह से, ठीक है। तो आम आदमी के लिए जो बचता है वो छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस ही बचते हैं, एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस बचते हैं, या बाकी प्रोडक्शन हाउस बचते हैं। इवन एक्सेल में भी अगर तुम जाओगे ना, कभी जाना एक्सेल के ऑफिस, अगर लंच टाइम में कभी जाओगे, तो वहां पे लंच मीटिंग बगल में बनी है रिसेप्शन के, तो वहां तुम देखोगे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सब एडिडास, नाइकी और इस तरह के महंगे कपड़े पहने हुए हैं। सो दे आर ऑल फ्रॉम वेल गुड फैमिली, जो मुंबई से ही है, बाहर से नहीं आएंगे, बाहर से आके मुंबई में काम कर रहे हैं, मोस्टली वो मुंबई से ही हैं और वेल कनेक्टेड हैं सबके सब। तो ये एक जनरल चीज है वहां पे कि नए लोगों को जल्दी काम नहीं मिलता है वहां पे, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सैलरीड का और एक फ्रीलांस का। अगर तुम्हें सैलरीड का ऑप्शन मिलता है, पैसे कम भी मिलते हैं, नील के बराबर मिलते हैं, 5,000 भी मिलता है, कर लेना उसको, ठीक है। फ्रीलांस में कभी कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तुम 6 महीना, तुमने 7 महीना काम कर लिया किसी प्रोडक्शन हाउस में, उससे 2 चीजें होती हैं। जब तुम अपना रिज्यूमे लेके किसी के पास जाते हो, उससे जाके बोलते हो कि सर मैंने वहां पे 1 साल काम किया है, देन दे नो यू आर लॉयल। If you have been frequently struggling to go from one place to another, they know that you are not loyal. तुम्हें अगर कंपनी में रखेंगे भी 1 साल के लिए, तुम तड़फड़ा जाओगे। ये बेसिक साइकोलॉजी होती है। तो वो देखते हैं कि तुमने कितना लॉन्ग, कितनी कंपनी में काम किया है। अगर तुमने 1 साल किसी कंपनी में टिक गए हो, इसका मतलब यू आर लॉयल, तुम्हारे अंदर पेशेंस है। फ्रीलांस वालों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। वो जैसे प्रोजेक्ट खत्म होता है, जब शूट भी खत्म हुआ ना, पोस्ट प्रोडक्शन लगता है जल्दी खत्म हो, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ खास पैसा तो मिलता नहीं है। तो ये होता है सर मैं चलता हूँ, कहता नहीं पोस्ट प्रोडक्शन भी करना है। हाँ सर वो मैं आता रहूंगा, साथ में दूसरा काम भी पकड़ ले रहा हूँ, ये होता है, ठीक है। तो उन्हें पता, उन्हें पेशेंस नहीं है, दैट्स व्हाई दे पुट इट ऑन सैलरी। सो सैलरी जॉब में फायदा क्या होता है कि आपके जो बिल्डअप होता है ना, बहुत अच्छा होता है। मैं एक लड़के को जानता हूँ, और वो 2014 में इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ, और उसने एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया जो उसके जानने वाले का था, असिस्टेंट डायरेक्टर, एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस था। लास्ट ईयर शायद उसने 3 एड डायरेक्ट किए हैं, और छोटे मोटे नहीं, HDFC के, मास्टर कार्ड के, इन सब के ऐड डायरेक्ट किए, बड़े ऐड थे वो, ठीक है। शाहरुख खान के साथ भी ऐड किया उसने, एक दीपिका के साथ भी ऐड किया, और सिर्फ 5 साल लगे उसको करने के। मैं नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, कनेक्शन नहीं थे, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। उसका उस प्रोडक्शन हाउस में कोई बताने वाला था, तो वो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्शन हाउस को छोड़ नहीं सकता था, वो वहीं पे रहता।
क्योंकि उसके जानने वाले का था, तो वहां पे काम करता रहा, कॉन्टेक्ट बिल्डअप होते रहे। फिर कुछ 5 साल बाद उसका जो डायरेक्टर था उसने बोला कि सुन एक काम करते हैं, तेरा भी जो प्रोफाइल हम सेंड करते हैं एजेंसीज को। उन्होंने उसका प्रोफाइल सेंड किया। अब इस एजेंसी में सिर्फ अपने डायरेक्टर प्रोफाइल सेंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने ही बहुत कोशिश किया, मैं जाके मिला उन लोगों से, पर नहीं होता। आपका प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए, आप वेल नोन होने चाहिए। जो 90% एड एजेंसीज काम कर रही है, एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस काम कर रहे हैं, उसमें एजेंसी वाले ही प्रोड्यूसर बने हुए हैं, जो एजेंसी में 10 साल काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, फिर खुद ही अंदर जाते हैं और जाके काम उठा लेते हैं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पर एक आम आदमी अंदर अगेन एजेंसी में जाके काम नहीं उठा सकता, क्योंकि अगेन फेवरेटिज्म चलता है वहां पे, ठीक है। सो सैलरीड काम करना वहां पे, अगर डायरेक्शन में जाना चाहते हो तुम तो, ठीक है। यही पूछा था ना, अगर डायरेक्शन में जाना चाहते, हाँ ये पूछा था। बट कैसे होगा? जैसे कि आपने बोला ऑलरेडी कनेक्शंस होने चाहिए, है ना? तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बिल्ड कनेक्शन, राइट? और यू हैव टू हसल। देखो पता है बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं, एक लड़के कल रात को मुझे मैसेज आया है कि आप ना बहुत जनरल एडवाइस देते हो, जेनरिक एडवाइस देते हो, स्पेसिफिक एडवाइस नहीं देते। मुझे नहीं पता इस तरह स्पेसिफिक एडवाइस में क्या दूंगा। व्हाट एवरीवन इज लुकिंग फॉर ना आर शॉर्टकट मेथड्स, कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि सुनो मुंबई जाना, फिर वहां जाके अपने पैर धोना, फिर उसके बाद एक होटल मिलेगा बगल की गली में, तुम्हें उस होटल में जाके रुकना, उस होटल से रात में खाना खाना उस वाले ढाबे पे, फिर अगले दिन इस प्रोडक्शन हाउस में जाना। इतना स्पेसिफिक नहीं बता सकता मैं, ठीक है। See, you have to go there. See, confident बंदे की खासियत क्या होती है? He is not afraid. अगर आप डर रहे हो मुंबई जाने से ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। See, no one knows कि तुम वहां जाके क्या करोगे, किसी को भी नहीं पता होता। पहले बार जब मैं मुंबई गया था, तो मैं सुबह उठने मेरी कान फट रही थी। मैं इसलिए फट रही थी क्योंकि मैं सोचा था उठ के करूंगा क्या, प्लान तो लेके आया नहीं था। रात में आया था और सुबह सब लोग जो जिनके घर में रुका था सब तैयार हो रहे हैं, सब अपने ऑफिस जा रहे हैं। मैं आंख जग चुका हूँ, पर आंख बंद करे बैठा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं आंख खोलूंगा तो फिर मुझे रियलिटी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है अपनी फैमिली के खिलाफ। जॉब छोड़ के आ गया हूँ मैं और मुंबई आ गया हूँ, एंड आई हैव नो क्लू कि मेरे को क्या बनना है और क्या करना है। तो मैंने फिर फाइनली उठा, मैंने पूछा कि भैया मैं क्या करूं, दूसरों से पूछ रहा हूँ क्या करूं, तो मुझे पता ही नहीं जाना कहाँ है। तो वो कहते हैं काम कर, एक हफ्ता ना तो मुंबई घूम। तो मैं एक हफ्ता कभी एलिफेंटा केव्स जा रहा था, कभी कोलाबा जा रहा था, कभी चर्च गेट जा रहा था, कभी जुहू बीच जाता था, वहां पे टहलता रहता था, अपना वो फील करता था एज अ स्ट्रगलर। और कभी कोई एक्टर मिल जाता था उससे बताने लग जाता था, कभी पृथ्वी थिएटर जाता था। तो एक दो हफ्ता तो मैं सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था मुंबई। सो बेसिकली तो मैं तो ये कहूंगा मुंबई जाओ तो पहले तो एक्सप्लोर करो, और दूसरी बात है डरो मत। जब तुम स्टेप्स आगे बढ़ाओगे ना, तो रास्ते तुम्हें अपने आप दिखेंगे, ठीक है। अब जैसे तुम्हें दिल्ली में हो, तुम दिल्ली से तुम्हें मुंबई जाना है, रात में अगर तुम 9 बजे अपनी अभी कार स्टार्ट करो और तुम मुंबई जाने का सोचो, तो क्या तुम्हें मुंबई तक का पूरा रास्ता दिखेगा? 10 फीट दिखेगा ना। जब तक तुम्हारी हेडलाइट जब चलाओगे तो 10 फीट का रास्ता दिखेगा ना। तुम 10 फीट बिलीफ पे बढ़ोगे, 10 फीट के बाद 10 फीट और दिखेगा, और ये बिलीफ पे तुम बढ़ते बढ़ते मुंबई पहुंच जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि दिल्ली में तुम खड़े हो तो मुंबई का पूरा रास्ता दिखाई पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि यहाँ से डायरेक्टर बनने का पूरा रास्ता तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ 10 फीट दिखाई पड़ेगा कि चलो मैं मुंबई जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ क्या होगा। फिर मुंबई जाते हो, फिर तुम रोड पे निकलते हो, वहां पे प्रोडक्शन हाउस का नाम दिखता है यशराज फिल्म्स। तुम कहते हो यार क्या ट्राई मारता हूँ जाके, ठीक है। तुम जाते हो सिक्योरिटी गार्ड के पास, सिक्योरिटी गार्ड भगा देता तुम्हें, तो तुम्हें एक चीज पता चलती है चलो यहाँ पे ऐसे नहीं अंदर घुस पाऊंगा मैं, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एक और अच्छी चीज बताता हूँ, मैं पहली बार यशराज गया तो मुझे भगा दिया गया। मैं कुछ नहीं था, ऐसे ही अंदर बकवास करने जा रहा था, तो यशराज में घुसना पड़ा। वो होता है ना, क्योंकि आपका सपना होता है यशराज के अंदर घुसना, तो नहीं घुस पाया मैं। फिर बाद में मुझे पता चला यशराज में अंदर घुसने की क्या टैक्टिक्स हैं। कॉन्फिडेंस, आंखों में देखो मत सिक्योरिटी गार्ड के, सीधे बोलोगे हाँ उससे मिलना है, ऐसे तो करे साइन करो, ऐसे हीरो बन के। अगर तुम ज्यादा बात करोगे सिक्योरिटी गार्ड से, वो समझ जाता है कि तुम सारे नए हो, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड तब देख रहे हो, डरे हुए हो, देखो ही मत उसकी तरफ। ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे तुम, मतलब आते जाते रहते हो यहाँ पे, ठीक है। साइन करो, कहता हाँ सर जाइए अंदर। तो ये मैं बाद में सीख गया था कि अच्छा प्रोडक्शन हाउस में जाना है तो सिक्योरिटी गार्ड को इज्जत मत दो, मतलब देनी है, पर अच्छा आदमी है, सब कुछ है, पर अगर तुम उससे इज्जत दोगे, डोंट रिएक्ट, बाहर का आदमी है, नया है यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड को जो वहां पे रोज काम करता है वो इज्जत ही नहीं देगा, वो तो रोज ही देख रहा है ना उसको, क्यों इज्जत देगा उसको। सो दीज आर फ्यू टैक्टिक्स दैट आई लर्नड इन मुंबई। जैसे मुंबई में एक और था तिग्मांशु धुलिया के, मैं ऑफिस गया था, तो ये सब चीजें आप ना करते करते सीखते हो। तिग्मांशु धुलिया के ऑफिस गया तो मुझे बाहर से भगा रहे थे, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। तो सही में काम नहीं था उनके पास, सब साहेब बीवी और गैंगस्टर आने वाली थी। उससे पहले तिग्मांशु बर्बाद हो चुका था, शागिर्द पूरी तरह फ्लॉप हुई थी, शुरुआत के स्ट्रगल का दिन है मेरा। तो मैंने कहा, तो मेरा एक ट्रिक थी, तो मैं क्या कहता था कि अरे यार मेरे को प्यास लग रही है, पानी पिला देंगे। तो मुझे पता था पानी के लिए कोई मना नहीं करता है, तो मुझे पानी दे देते थे। अब मैं पानी धीरे धीरे पीता रहता था, और जिसने पानी पिलाया है वो असिस्टेंट होता था, कोई होता था, मैं उससे गप्पे लड़ाता रहता था। मैं कहा अच्छा और क्या चल रहा है यहाँ पे, आप क्या करते हो यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जब तक पानी खत्म नहीं होता, अब वो मुझे जाने को नहीं बोल सकता है, क्योंकि पानी खत्म नहीं हुआ है। किसी को पानी पीने से आप थोड़ा ना रोक सकते हो। तो मैं पानी पीते पीते उससे 25 सवाल पूछ लेता था, फिर वहां से निकलता था। तो उस तरह मेरे को कॉन्टेक्ट्स मिल जाते थे। तो ये सब टैक्टिक्स आपको डेवलप करनी होती है। एक बार मैं सब टीवी के ऑफिस गया था,
बाहर से भगा रहा था मेरे को, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर ली। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे 2-3 नंबर दिए कि इनसे बात कर लेना, ये तुम्हारा काम करवा देंगे। सो ऑल दीज थिंग्स यू लर्न ओवर टाइम। सो मुंबई जाने से ना घबराओ मत कि स्पेसिफिक स्टेप्स मिले हैं, कोई शॉर्टकट्स मिले। वहां जाओगे अपने तरीके मिलेंगे, अपने तरीके से स्ट्रगल करोगे, अपने तरीके मिलेंगे। अच्छा कैसे जाना है, जैसे आज जो मैंने इंटरव्यू डाला था करण का, करण के साथ ही मैं अक्सर वो लिस्ट बनाता था कि अच्छा यहाँ पे इतने प्रोडक्शन हाउस का लिस्ट बनाया है अंधेरी एरिया में, अंधेरी एरिया में आज सुबह निकलूंगा और इतना प्रोडक्शन हाउस कवर करूंगा। तो वो मैं करता था। कई बार अपनी बाइक मैंने खरीद ली, बाइक में अपने रिज्यूमे पूरे भर के थैली, वो मैं निकलता था, फिर अंधेरी के जितने प्रोडक्शन हाउस से सब जगह बांट के आता था। वो ले चाहे ना ले, मैं बांट के जरूर आता था। अब तो खैर बंद कर दिया है, नॉर्मली वो लोग नहीं रखते हैं हार्ड कॉपी, वो सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं, पर फिर भी मैं दे के आता था कि कोई तो पढ़ेगा। चलो वो नहीं पढ़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड तो पढ़ेगा, पर मेरा ये था कि मेरा नाम लोगों को पता होना चाहिए। मुझे ये था कि 1000 लोगों में नाम पता होगा, मैं सक्सेसफुल जाऊंगा। मैंने एक और चुतियापा किया था, मैंने एक कुरियर कंपनी बनाई, एबीसी कुरियर कंपनी करके। टोपी खरीदी, टोपी पहनी और उसमें नाम लिखे 6-7 ऐसे फर्जी। फिर अक्षय कुमार के घर गया, ऋतिक रोशन के घर गया, सलमान के घर गया, शाहरुख के घर गया। अक्षय कुमार का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था कि अक्षय कुमार के घर गया तो अच्छा यहाँ पे तुम्हें ये दिखाना होता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है अक्षय कुमार है सलमान खान है। तो मैं गया, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला अरे वो कोरियर आया अक्षय कुमार का, और कोरियर में था क्या, मेरी स्क्रिप्ट थी, मैंने कोरियर आया अक्षय कुमार का, उनको जाके दे देना। सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मली अंदर घुसने ना दे, कहता मैं क्यों दूं, तू जाके देना। मैं कहा अच्छा। अब मैं अक्षय कुमार के घर के अंदर जा रहा हूँ, वो मुझे खुद भेज रहा है, वो मुझे खुद भेज रहा है, कह रहा मैं क्यों करूँ, तू करना। मैंने ठीक है, तुम लोग यार काम नहीं करते हो अपना। वो मुझे अंदर भेज रहा है। अब मैं अक्षय कुमार के घर के अंदर हूँ और मैं जाके उसके सेक्रेटरी वेक्रेटरी को जाके स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा ऋतिक के नाम का भी कोरियर है, ऋतिक रोशन का कोई है, आज ये तो दे दो यार, पता नहीं कौन से चौथे माले पे। कह रहा देखो ये मेरा काम नहीं है, तुम जाके देख आओ, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से ऊपर चले जाना। अब मैं ऋतिक रोशन के घर पे घंटी बजा रहा हूँ, ऋतिक रोशन घर पे नहीं था, कोई और आया, तो मैंने ऋतिक रोशन का घर देखा जो कि मैं ऑलरेडी टीवी में देख चुका था। सो ये सब चुतियापे मैंने किए। सलमान के घर गया, शाहरुख के घर गया, इस तरह से मैं लोगों के घर चले जाता था कुरियर बॉय बन के। स्क्रिप्ट तो पहुंचा दी मैंने वहां पे। सो तुम्हारे दिमाग में ना, हमारा दिमाग इतना कैपेबल है, इतना ज्यादा कैपेबल है कि इफ यू जस्ट सी, तुम आस्क करो अपने दिमाग से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा। जैसे मैं खुद ये चीज पे बहुत हैरान रहता हूँ कि मेरे को रात में कोई किताब लिखनी होती है और मैं कोई किंडल किताब लिखना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है बड़ा मेहनत लगेगा, ये करूँ कैसे करूँ, या रिसर्च कैसे करूँ इस किताब के ऊपर, वो करूँ करूँ, कुछ ना कुछ आइडिया 1-2 दिन में डेवलप हो जाता है। जैसे तू एक काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं लेटा हूँ, कुछ दिमाग में आइडिया डेवलप हो जाता है। जब तुम वहां स्ट्रगल करोगे ना, स्ट्रगल का मतलब ही यही होगा बेसिकली कि तुम रात में कोई अपने आप से सवाल पूछोगे कि मैं इन लोगों को अप्रोच कैसे करूं, मैं रिच लोगों के पीछे में कैसे जाऊं। नेक्स्ट डे यू विल गेट द फकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तुम्हारे पास आईफोन एक खरीद लो, ठीक है, पैसे इकट्ठे करके अच्छे जूते खरीद लो, अच्छे कपड़े खरीद लो, फिरंगी पानी और कुछ अच्छे जॉइंट्स हैं वो पता कर लो पहले से। वहां जाके एक गिलास कोई सा वो जो भी होता है मोहितो वोहितो लेके बैठ जाओ, ठीक है, और देखो लोगों को, उसी में तुम्हें 5-6 लोग मिल जाएंगे। और जब 5-6 दिन आओगे ना तो लोग समझेंगे रेगुलर है, 3-4 लोगों से बात भी शुरू हो जाएगी, किसी टकरा जाओगे, किसी का स्मोकिंग करने लगोगे, स्मोकिंग जोन में जाकर फर्जी स्मोकिंग करो, जो हो बंदा किसी जबरदस्ती लाइटर मांगो, दोस्ती हो जाएगी उसी से। तो वहां पे ये सोशलाइजिंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा ये सब जो चीजें ना ये लोगों को समझ में नहीं आती, वो एथिक्स मॉरल्स में पड़े रहते हैं कि नहीं हम तो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत किताबें पढ़ेंगे, नॉलेज जंकी बन जाएंगे और हमें अपने आप से काम आएगा। अपने आप से कभी काम नहीं आता। मुंबई में ऐसे लोग बैठे हुए हैं अपने घर में किताबें ले लेकर, जो किताबें पढ़ते रहते पूरे टाइम, एंड दे थिंक कि करण जौहर खुद आएगा मैं नॉक करेगा। कभी नहीं होगा, आपको ही जाना पड़ेगा, कोई आपके पास नहीं आएगा। वो सारी कहानी जो इंटरव्यूज में सुनते हो सब झूठी है कि अरे मैं तो ऐसे बैठा हुआ था, मुझे उस डायरेक्टर ने नोट किया, उसने मुझे कहानी दे दी, उसके बाद मैंने पिक्चर कर दी, या उस राइटर ने, उस प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया, ऐसा किया। वो सब बोलने की कहानियां होती हैं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। वही सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, वो ड्रामेटाइजेशन वो होता है ना, डेल कार्नेगी में भी लिखा है ड्रामेटाइज योर आइडियाज, तो ड्रामेटाइज करते हैं। अमिताभ बच्चन इंडिया के सबसे बड़े पोएट, जो कि गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था, जिसको गवर्नमेंट ने वो किया हुआ था कि हर महीने सब्सिडी आती थी, उसको पैसा आता था गवर्नमेंट से, वो कुछ काम नहीं करते थे, वो सिर्फ पोएट थे, उसका उन्हें पैसा मिलता था। उनका बेटा था, वो मर्चेंट नेवी में काम करता था, कश्मीर घूमता था, लंदन घूमता था, वो रोड पे सोएगा, ठीक है। जया बच्चन उसकी दोस्त थी, जया बच्चन के फादर उसके फादर के दोस्त थे, ठीक है। जब गया था तो महमूद के घर पे रुका था, महमूद उसका टॉप स्टार था, तुम उसके घर पे कैसे रुक सकते हो। तो हमारे पास इंदिरा गांधी का लेटर है, और कहानी क्या सुनाते, मैं एक बार वहां बेंच पे सोया था। अबे तुम 2 मिनट वहां पे रुक गए, इसका मतलब ये तो ना बेंच पे सो गए तुम वहां पे। तो वो सब ड्रामेटाइज करना पड़ता है आइडिया आपको, ठीक है। और शाहरुख खान जब गया था तो वहां सलमान के घर पे कुछ दिन रुका था, ठीक है, खुद ही बोलता है शाहरुख खान एक इंटरव्यू में। सो कहने का मतलब ये है कि सारी ना जो स्टोरीज होती है ना ड्रामेटाइज इसलिए करी जाती है ताकि ऑडियंस को पसंद आए। ऑडियंस उन्हीं कहानी को पसंद करती है, ऑडियंस को स्ट्रगल वाली कहानी अच्छी लगती है, ऑडियंस को रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी अच्छी लगती है।
तो उन कहानियों में पढ़ना मत कभी कि जो फेवर उनको मिल जाता है। तो अगर पर फिर मेरे ख्याल से ऑडियंस सोचती भी यही होगी, क्या, मेरे ख्याल से ऑडियंस सोचती भी होगी कि यही रहता है कि हम भी हाँ, जाएंगे और ऐसे स्ट्रगल करना पड़ेगा तुम कि विश्वास नहीं हम भी मानोगे, सड़क पे सोएंगे, हम भी स्टेशन पे सोएंगे। तुम विश्वास नहीं मानोगे, वहां तुम्हें जो तुम मुझे बोल रहे हो ना ऑडियंस ऐसा सोचती हुई, तुम वहां ऐसे लड़के मिलेंगे जो बीच से मांग निकाले शाहरुख खान की तरह रोड पे चल रहे होंगे, वो एग्जैक्टली ये सोचते हैं। वही उन्हें रास्ते में नोट कर लेगा। मैं उनको ना, कुछ लड़के मुझे मिलते हैं वहां लोखंड वाला में, मैं उनको छक्स बोलता हूँ। तो वो क्या होता है, वो छक्स टाइप के लड़के क्या होते हैं, वो लाल कलर की पैंट, पीले कलर की शर्ट पहन के, बाल ऐसे करके, काला चश्मा पहन के, धीमे स्लो मोशन में ऐसे चलते हैं, जैसे कि एक्चुअली कोई कैमरा लगा हुआ है उनको देख रहा है। ठीक है? मतलब रियल लाइफ में वैसे बिहेव करते हैं जैसे शाहरुख खान हो, कि कोई कैमरा उनको हर वक्त नोटिस कर रहा है। वो दे हैव स्टार्टेड लिविंग इन दैट जोन कि वो एक्चुअली इटर्नल सुपर हीरो है। सो उस चीज से बचना है आपको, बहुत प्रैक्टिकल होना है। एथिक्स मोरालिटीज की माँ की आंख, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल होना है। आपको लोगों का फायदा उठाना है, कुछ गलत नहीं है उसमें लोगों का फायदा, क्योंकि लोग भी तुम्हारा वहां पे फायदा उठाएंगे। तुम लोगों का फायदा उठाओ, जिससे भी कॉन्टेक्ट बनता है उसका कॉन्टेक्ट बनाओ, उसके कॉन्टेक्ट के थ्रू दूसरे कॉन्टेक्ट से मिलो। अगर तुम किसी के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हो, जैसे किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, 3 साल तुम काम कर रहे हो, 3 साल में तुमने उससे कुछ सीखा ही नहीं और तुमने उससे कुछ कॉन्टेक्ट ही डेवलप नहीं किया, उसी के अंदर पे काम कर रहे हो, अरे हर महीने पैसा तो आ ही रहा है, काम आ रहा है, मैं क्या करूंगा, तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 15-15 साल असिस्टेंट डायरेक्शन किया है और कुछ नहीं होता, और ऐसे ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने 1 साल असिस्टेंट डायरेक्शन किया है और सीधे डायरेक्टर बन गए। तो दोनों लेवल हैं वहां पे, हर तरीके के लोग मिलेंगे तुम्हें वहां पे। तो उन सबसे डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, और जितना तेज भागोगे उतना अच्छा है। लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो है, पर उनकी बातों पे कभी ध्यान मत देना। यू डू नॉट नीड पेशेंस इन लाइफ, यू जस्ट नीड टू वर्क वर्क वर्क। अगर दिन में से 2 या 3 घंटे सोने की आदत अभी से डाल दो कि दिन में 2 या 3 घंटे सोऊंगा, उसके अलावा मैं पूरे दिन काम करूंगा, ये चीज अभी से डाल दो, और ये मुंबई में तुम्हें बहुत काम आएगी। सिर्फ संडे को सो, बाकी हर रोज 2-3 घंटे ही सो। रात में भी काम करो, दिन में भी काम करो, लाइक फॉर नेक्स्ट 5-6 years इफ यू वर्क टू हार्ड यू विल बिकम ह्यूजली सक्सेसफुल, ह्यूजली सक्सेसफुल। ठीक है? और कोई सवाल है? हाँ, बहुत सवाल तो बहुत है, अभी सारे नहीं पूछूंगा। बाकी बातों बातों में से बातें निकलती रहेंगी। हाँ, तो जैसे नेक्स्ट मैं पूछ रहा था, कोई नया बंदा गया है, सो हाँ, इट्स नॉट इजी फॉर देम। जैसे आपने एक वीडियो में बोला था एटलीस्ट 2 लाख रुपीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। हाँ, आधे लोग ले आएंगे, बट आधे लोग चल अभी जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, कुछ ऐसी मेंटेलिटी से भी जाते हैं हाँ, कि अभी चले जाते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, हाँ, किराया दे कमाते रहेंगे, किराया देते रहेंगे। हाँ। सो दिस थिंकिंग इज, मेरे ख्याल से इज ऑल्सो थोड़ी थोड़ी ठीक है कि अभी वो अपनी जगह पे कुछ नहीं कर रहा है, वहां जाके कुछ तो करेगा। देखो, बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? अच्छी बात है कि आपके पास पैसे हैं, मैं तो इसलिए बताता हूँ भाई, जाके वहां पे स्ट्रगल ना करना पड़े, मेंटल पीस रहे। पर हाँ, कि मतलब आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली यू आर, यहाँ से तो फ्री हो, यहाँ से तो हाँ, फ्री हो कि हाँ, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। नहीं, पर एक्चुअली हर आदमी का टेम्परामेंट भी अलग अलग होता है। अब जैसे मेरा टेम्परामेंट है, मैं पैनिक जल्दी करता हूँ, ठीक है? और मेरे लाइफ में कुछ चीजें सही नहीं हो रही तो मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मेरा एक दोस्त है अविनाश, जिसका इंटरव्यू तुमने देखा होगा, एक्टर। तो अविनाश ध्यानी। हाँ, तुम्हें पता नहीं वो रोड पे भी सोया है। तो मैं एक दिन, मैं उसको फोन किया, मैंने कहा, वो कह रहा मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा, कह रहा वहां रोड पे। मैं कहा बारिश हो रही है, कहता है कि हाँ मैं लेटा हूँ। वो पागल है थोड़ा, ठीक है? तो मैं उसके मिलने गया, सही में रोड पे सो रहा था। तो मैं उसे अपने घर पे लेके आया, मैंने क्या पागलपंता ही कर रहा है यार, कुछ नहीं यार, पैसे खत्म हो गए थे, लैंडलॉर्ड ने घर से निकाल दिया। उसको टेंशन नहीं होती लाइफ की। वो आदमी कहीं पे किसी भी लेवल पे जा सकता है, वो 3 BHK में भी रहा है, वो जमीन पे भी रहा है, वो छोटे से एक कमरे में भी रहा है, उसको कभी टेंशन नहीं होती। खाने पीने का जुगाड़ कर लेता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कॉकरोच प्रवृत्ति होते हैं, मतलब ये बहुत पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, कॉकरोच प्रवृत्ति मतलब कॉकरोच कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। तो वो सर्वाइव कहीं भी कर लेता है, किसी भी जगह, मतलब जैसे कहीं भी बाथरूम चले जाएगा। मेरे को बाथरूम जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो कि मैं अच्छी जगह बाथरूम जा सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से रह सकता हूँ, या मैं अच्छा खाना खा सकता हूँ, जो कि वो फैमिली से आ गया है, जो कि मुझे लगता है कि गलत गलत चीज है, जो नहीं होना चाहिए। मतलब उसको इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा अच्छा काम है कि मैं ऐसा साफ सुथरा रहने की कोशिश करता हूँ या साफ सुथरी जगह पे जा सकता हूँ। कमरा मेरा गंदा ही रहता है, वो अलग बात है। पर ये कि एक लेवल है जो मैं नहीं तोड़ पाता, वो एक बहुत चीज गलत है। मतलब क्योंकि मैं जैसा ग्रूम हुआ था, मेरे को ये जो पापा मेरे जज हैं, तो आगे ये था कि ये भी जज बनेगा, लॉयर बनेगा, आईएएस बनेगा या एमबीए करेगा। मैं फिल्म लाइन में चला गया। फिल्म लाइन में आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, हर चीज के लिए, बिकॉज दैट इज द लाइफ दैट यू आर सीकिंग ना, एडवेंचरस लाइफ। अगर वहां जाके भी एडवेंचरस लाइफ सीख नहीं कर रहे हो तो लाइफ में क्या है, ठीक है? सो कई बार आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से वहां चले जाओ, और मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मेरा एक दोस्त है कमलेश,
वो जब मैं मुंबई गया था ना, तो मैं एक्चुअली मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरी जेब में ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में कि पैसा ना रहा हो। कुछ ना कुछ पैसा हमेशा जेब में रहता है, कहीं भी जाता हूँ कुछ भी करता हूँ, बहुत सेफ्टी रहती है। तो एक दिन वो घर से निकल रहा था कमरे से, तो मैंने पूछा सुन जब लौटते वक्त ना ये ले आना। कह रहा शायद मेरे पैसे नहीं है। तो अब मेरे घर में कोई बोले कि पैसे नहीं है, तो मेरा मतलब उनका मतलब शायद ये होगा कि 5,000 10,000 नहीं है भाई, 100 200 300 500 तो पड़ा ही होगा, उतना तो हम मान के चलते हैं, ठीक है। वो कहता है 1 रुपया नहीं है। तब भी मैं नहीं मान रहा था, मैंने कहा एक रुपया तो होगा ही। लिटरली उसने जेबें दिखाई, पर्स दिखाया, उसका 1 रुपया नहीं था। वो प्रोडक्शन करता था, ठीक है, और उस टाइम पे बहुत नीचे लेवल पे था। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने कहा जा कर रहे हो? कह रहा अंधेरी। हम लोग मलाड में थे, मलाड से अंधेरी 10 किलोमीटर 10-14 किलोमीटर होगा। मैंने कहा तू पैदल कैसे जाएगा? जा रहा है। देखता हूँ रास्ते में कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस देख लो लड़के का। और वो चला भी गया, और फिर शाम को वापस भी आ गया कुछ पैसे लेके कहीं से। सो कई बार ना लोगों का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब मुझे पता चला कि कई बार ना यू जस्ट मूव ऑन कॉन्फिडेंस, यू जस्ट मूव ऑन फेथ। जब कहते हैं ना भगवान पे भरोसा रखो, वो यही चीज है। समटाइम यू डोंट नो, तुम मुंबई जाओगे तुम्हें कुछ नहीं पता होगा वहां क्या होने वाला है, बस समटाइम यू जस्ट हैव दिस फेथ दैट समथिंग विल टर्न अप। 2.5 मैन का एक एपिसोड है जिसमें चार्ली शीन, देखा है तुमने 2.5 मैन? नहीं। 2.5 मैन देखना, बहुत बढ़िया सीरीज है। तो उसमें एक भाई है जो बहुत अमीर है, एक भाई है जो बहुत गरीब है। तो थ्रू आउट जो बड़ा भाई है छोटे भाई की ना उंगली करता रहता है। पर एक बार क्या होता है, बड़े भाई का काम चला जाता है, अब उसके पैसे नहीं होते हैं, तो छोटा भाई ना उसकी मजाक उड़ाता रहता है, तुम्हारे पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो थ्रू आउट एपिसोड वो एक लाइन बोलता रहता है, डोंट वरी समथिंग विल टर्न अप, समथिंग विल टर्न अप, समथिंग विल टर्न अप। इन द एंड समथिंग टर्न्स अप। कुछ ऐसा मिरेकुलस होता है कि उसको काम वापस मिल जाता है, वापस पैसे जाते हैं उसके बाद, मिरेकुलसली बहुत ज्यादा पैसे जाते हैं, ठीक है। सो जो बड़े भाई और छोटे भाई की थिंकिंग में डिफरेंस था वो यही था कि छोटा भाई जो था ना वो सोच ही नहीं सकता था, उसकी सोच ही वहां तक नहीं जाती थी। बड़े भाई को भरोसा था समथिंग विल टर्न अप, समथिंग ऑलवेज टर्न्स अप। अब एक और लड़का जो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहा है, वो मेरे को आजकल ये पूछता है कि सर मैं स्पॉट बॉय के लिए कैसे अप्लाई करूं, वाईआरएफ में स्पॉट बॉय बन जाऊं, यहाँ स्पॉट बॉय बन जाऊं, वहां स्पॉट बॉय बन जाऊं। एंड आई वाज थिंकिंग अगर इसकी सोची स्पॉट बॉय बनने की तो कुछ नहीं कर सकता भाई। डायरेक्टर बनने का सोचो, स्पॉट बॉय का काम मिलता है तुम कर लो। तुम स्पॉट बॉय बनने का सोचो, तुम स्पॉट बॉय भी नहीं बन पाओगे। योर एम इज सो लो। मैं पढ़ने के रिक्शे वाले को तुम बोलोगे कल को तुम भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या आप करोगे? तुम वो कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कहोगे सोच लो, नहीं हो ही नहीं सकता। वो सोचने को ही तैयार नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सामने वाला सोचने को ही तैयार नहीं है। आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, डायरेक्टर बनने का सोचो तो, एटलीस्ट इमेजिन तो करो। पर आप इमेजिन, गरीब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनकी इमेजिनेशन नील होती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर पुअर। imagination zero होती है, they can't even think that they can become rich and they spend their entire lives thinking that they have to live this life. उनको यही लाइफ जीनी है। You have to think that you have to become big and you struggle till you reach that vision. मुझे डायरेक्टर बनना है, मैं तैयारी करता रहूंगा, ठीक है। एक बंदे ने मुझे बोला था इसी जो मैं डायरेक्टर बनना है, पेशेंस मत लूज करो, बन जाओगे। तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू डू, यू विल इवेंचुअली अचीव इट। जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, करते रहो। जल्दबाजी क्या है? क्या मतलब कई बार आपके दिमाग में होता है ना, यार वो 27 साल की उम्र डायरेक्टर बन गया, वो 25 साल की उम्र डायरेक्टर बन गया। कोई एज का मतलब नहीं है। तुम्हें जब मन करता है तुम डायरेक्टर बन सकते हो। तुम्हें 35 साल में लगता है बनता बन जाओ, 40 में लगता है बनना है बन जाओ, 45 में लगता है बनना बन जाओ। देयर इज नो क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन लाइफ की यही पैटर्न फॉलो करना है। तुम्हें 35 में लगता है शादी करनी करो, 40 में मन करता है शादी करो, 25 में मन करता है, 18 में मन करता है, तो मैं जब मन करता है शादी करो। दूसरों के क्राइटेरिया के हिसाब से मत चलो, अपनी इमेजिनेशन रखो कि मुझे ये करना है, ठीक है। तुम्हें राजकुमार रानी से मिलना है, तुम 6 महीने का डिसाइड करो जनवरी में जाके कि मैं जून से पहले राजकुमार रानी से मिलूंगा, एंड देन बाय टर्न ऑफ मिरेकल तुम विश्वास नहीं मानोगे, तुम उससे मिल लोगे। तुम बस अपने आप को रोज ये बोलते रहो मुझे राजकुमार रानी से मिलना है, 1 जून से पहले मुझे राजकुमार रानी से मिलना है, 1 जून से पहले मुझे राजकुमार रानी से मिलना है, ठीक है। यू विल फिगर आउट, योर माइंड विल फिगर आउट हाउ टू मीट हिम। somehow something will turn up and you will meet him. That happens sometimes, that मतलब somehow कैसे होता है नहीं पता, और उसके लॉजिक में जाना भी नहीं। there's a book called Science of Getting Rich. Secret. और I think it's same thing in the Secret. सीक्रेट में जो किया है ना, सीक्रेट एक्चुअली अगर तुम समझोगे तो सीक्रेट जब मैंने भी देखा था तो मुझे लगता है कोई नई फिलॉसफी दी है, पर सीक्रेट वही बता रहा है जो रैल्फ वाल्डो एमर्सन बता रहा था, जो बेबी लोनियंस बता रहे थे, जो ऑलरेडी किताब 1920s 30s में लोग लिख के जा चुके थे। तो मैं जो तुम्हें किताब बता रहा हूँ वो है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उस किताब में उस बंदे ने 22-30 पेज की किताब है, पर वो पढ़ो, जरूर पढ़ो, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वॉल्टर वॉलेस की किताब है, मस्ट रीड है, मैं हर साल उसे एक बार पढ़ता हूँ। उसने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। उसने शुरुआत की प्रोलोग में लिखा है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसकी वेरिफिकेशन मत करना, उसके लॉजिक में मत जाना कि वो क्यों होता है, तुम बस उस पर बिलीव करो, फेथ पे, और वो चीज होगी। उसने कहा कि जो तुम सोचते हो दैट हैपेंस इन एग्जैक्ट मैनर।
अब इसके वेरिफिकेशन में मत जाओ कि यार वो होता क्यों है, अगर जो मैं सोचता हूँ वो क्यों हो जाता है, बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, इंटरनल फोर्सेस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या है, किस लिए हो रहा है, क्या गॉड है या नहीं है, ये चुतियापे की थिंकिंग में जाओ मत, गॉड है या नहीं है, आज तक किसी को जवाब नहीं मिला नहीं है, तुम 10 घंटे बिताओगे तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा उसका, तो जिस चीज का जवाब नहीं उसमें मत जाओ, तुम जबरदस्ती हर चीज का प्रूफ ढूंढने मत जाओ। इफ अ थ्योरी इज वर्किंग, just start working on that instead of finding why it is working. Sometimes why is not that important. ठीक है, so अपनी beliefs बनाओ, जो मैंने तुम लोगों को बोला है ना, तुमने शायद फॉलो भी किया होगा, affirmations goals बनाए थे, ठीक है, मेरे पास तो रखे हुए हैं यहाँ पे, मैं तो रोज बना के, मतलब ये तो 10 पन्ने की शीट है, उसमें affirmations भी हैं, sacrifices भी हैं जो मैं करता हूँ कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। sacrifices is very important कि आपको पता होना चाहिए क्या करना है। affirmations is important. affirmations is abstract, like I want to become rich. It does not say how much rich you want to become. I want to become healthy. It does not mean what kind of healthy that you want to become. So affirmations are like that. They are just positive beliefs. Then there are goals. Goals are specific. That's where you have to write, okay, I have to meet Shah Rukh Khan. I have to meet Rajkumar Hirani. I have to make a film this year. I have to meet these many people this year. I have to make these many videos this year. और उसके बाद तुम फोटोज लगाना शुरू करते हो, फोटोज पे तुम बार बार देखते हो उनको, एंड दोस फोटोज इम्प्रिंट इन योर माइंड, एंड दैट्स हाउ द मिरेकल हैपेंस। ठीक है, हमारा जो माइंड है ना, वो सेल्स में इमेजेस को स्टोर करता है, मेमोरीज को, ठीक है, जिन मेमोरीज को हम बार बार सोचते हैं वो रेप्लिकेट होती हैं, जिनको हम नहीं सोचते हैं वो पीछे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करते हो, उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हो, करके तुम उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो जितना तुम सोचोगे उसके बारे में उतनी सेल्स रेप्लिकेट होंगी, और जितनी ज्यादा सेल्स रेप्लिकेट होंगी उनको डिस्ट्रॉय करने में उतना टाइम लगेगा, तो तुम उसको भूल नहीं पाते हो। गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ एक थॉट को तुम बार बार सोचोगे, द मोर सेल्स ऑफ द सेम क्लोन यू विल बी क्रिएटिंग। तुम्हें डायरेक्टर बनना है और तुमने उसको विजुअलाइज किया कि मैं सेट पे हूं और डायरेक्ट कर रहा हूं, एंड यू विजुअलाइज दैट सेम इमेज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, द मोर यू विल थिंक अबाउट इट, द मोर सेल्स यू विल क्रिएट, एंड द मोर इट विल बी डिफिकल्ट टू destroy them, and the more dominating cell it will become inside your mind. Okay, and then अच्छा, एक और मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ कि जब तुम ये बोलते हो ना कि मुझे चीज करनी है, ठीक है, और लोग सीक्रेट में तुमने देखा होगा, देखा है तो उसमें कहते हैं ना आप कुछ करो मत, आप सिर्फ इमेजिन करो कि वो चीज होगी। होता क्या है बेसिकली, अगर तुम इसके साइंस में जाओगे तो होता क्या है कि करोगे तुम ही, कोई भगवान नहीं आएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आएंगी, करोगे तुम ही। प्रॉब्लम क्या होती है जब तुम अच्छी चीज क्या होती है, जब तुम एक हफ्ता किसी चीज के बारे में सोचते रहते हो ना, योर माइंड स्टार्ट्स टू सीक सॉल्यूशंस कि अच्छा ऐसे मिल सकता हूँ राजकुमार हिरानी से, अच्छा ये कर सकता हूँ, उसके प्रोडक्शन हाउस जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं गूगल करता हूँ उसका प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे, अच्छा ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, इस तरह से मिल सकता हूँ मैं। दैट्स हाउ यू रीच टुवर्ड्स दैट थिंग, योर माइंड डायरेक्ट्स यू टुवर्ड्स दैट थिंग, यू डू द एफर्ट, और तुम्हें वो एफर्ट उस टाइम एफर्ट लगता नहीं, बिकॉज यू आर सो मच ड्रिवन टू इट। ठीक है, मैं स्टॉक्स पढ़ रहा था, ठीक है, मेरे को कोई भी चीज लर्न करनी होती है, मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ, जैसे मैंने बताया भी कुछ वीडियोस में, तो मुझे स्टॉक्स पढ़ना था, तो मैंने स्टॉक्स में कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ बैठ के मेरे पास एक वो कॉपी है ये, तो उससे मैंने ये बना रखे हैं, जैसे ये है 100 की शीट्स, 100 शीट, ठीक है, तो मैं वीडियो देखता रहता हूँ, भले इंटरेस्ट आए ना, मैं उसको कट करता रहता हूँ। तो ऐसे मैंने 200 वीडियो देख लिए। अब 200 वीडियो देखने में मैंने किया कुछ नहीं, पर मुझे इतनी नॉलेज हो गई कि मुझे स्टॉक समझ में आ गया, और बाकी लोगों से ज्यादा ही समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है, तुम्हें कोई भी चीज लर्न करनी है ना, नई चीज, तो डोंट मेक एन एफर्ट, जस्ट वॉच और रीड एज मच अबाउट इट एज यू कैन, इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं बता रहा हूँ कि आज मुझे आईआईटी का एग्जाम देने को बोल दो, उस टाइम तो नहीं हो पाया था, आज मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा उसमें, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्या करता था, तीसरे चैप्टर के बाद बंद कर देता था, इरोडोव उठाई, रेसनिक हेलिडे उठाई, या एस सी वर्मा उठाई, 2-3 चैप्टर पढ़े, बहुत अच्छे चल रहा है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद मन नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आगे पढ़ा नहीं। मुझ में और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में ये डिफरेंस है कि उसको समझ में नहीं आता था तो भी वो पढ़ता रहता था कि आएगा समझ में, आगे जाके आएगा। मेरे को जहां समझ में आना बंद जाता था मैं पढ़ना बंद देता था, फिर मैं वापस फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करता था। तो मेरे पहले 3 चैप्टर तो मुझे तैयार होते थे, उसके बाद नहीं होता था। अब मैंने क्या किया है कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, मुझे समझ में नहीं आएगा, इवन दो आई विल फिनिश द बुक, इवन देन आई विल वॉच द एंटायर वीडियो। फंडा सिर्फ ये है, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड डायरेक्शन, जस्ट मूव इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन एंड यू विल गेट इट। First 100 hours, don't do any effort, don't take any action, just learn, and your mind will be programmed to do the things. Reprogram करो mind को, जैसे mind program हो जाएगा ना, then you can make the efforts. कुछ समझ में आया? बहुत सारी बकवास कर दी मैंने। नहीं बकवास नहीं, so simply it's just keep doing things, right? Keep doing things. Keep doing things with your confidence. Your confidence is everything.
जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा, अपना दिन वेस्ट मत करो, मतलब जस्ट राइट डाउन 10 टास्क दैट यू हैव टू डू, जितना करोगे मतलब लिखते रहो, या फिर मेरे कमरे में तुम इस साइड देखोगे किताबें रखी हुई है, मैं मेरे एटलीस्ट 10 चैनल चलते हैं, एक चैनल पे मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ जैसे ये रखी हुई है, एक चैनल पे मैं क्या कहते हैं शेरलॉक होम्स रीड करता हूँ, ठीक है, उसमें मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ, तो मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करता हूँ, हिंदी में रीड करता हूँ, हिंदी स्किल्स अच्छी होती हैं, और किसी चैनल में मैं टेक रिव्यू करता हूँ, और मैंने उसको प्राइवेट किया हुआ है, किसी चैनल में बुक रिव्यू करता हूँ, किसी में पॉडकास्ट बनाता हूँ इंग्लिश में, तो मेरी इंग्लिश अच्छी होती है, इस चैनल में हिंदी बोलता हूँ। ये चैनल मैंने फिल्म मेकिंग के लिए बनाया नहीं था, ये सिर्फ ऐसी बकबक करने के लिए बनाया था, पर क्योंकि लोग फिल्म मेकिंग ज्यादा इंटरेस्टेड है तो मैं उस बारे में बात करता हूँ। पर मेरा ये था कि मैं किसी भी टॉपिक के बारे में बात करूँ, मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, तो मैंने एक चैनल खोला है जिससे मैं स्टॉक्स की बातें करता हूँ, एक चैनल खोला है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ। देन सो यू कैन आल्सो ओपन अ चैनल इन व्हिच यू कैन टॉक अबाउट योर फिल्म रिव्यूज, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारी थिंकिंग है, विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर द चैनल हैज टू ग्रो और नॉट। तुम पहले पर्सनल इवोल्यूशन में तो काम करो कि मैं बेटर हो जाऊं, उसके बाद तो सक्सेस मिल ही जाएगी। तो मैं तुमको मैंने सामने से मैसेज किया कि चलो इंटरव्यू के लिए आ जाओ, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे जो मैं तुम्हें कोई भी टास्क देता हूँ फिल्म देखने के लिए, वो सब देखने के लिए, जो मैंने भी टाइम में देखी थी, मुझे हेल्प मिली थी, तुम उनको देखते हो फिर रिव्यू करते हो अच्छे से, ठीक है। सो यू हैव दैट पोटेंशियल कि तुम अपना एक ब्लॉग बनाओ, मेंटेन करो। मैं सोच रहा था अपना क्षितिज सेल्स करके ब्लॉग बनाता हूँ, कुछ जो अच्छे लोग हैं लिख रहे हैं उन सबके कंसोलिडेटेड सबके रिव्यूज डालता हूँ एक जगह पे, ठीक है, ताकि सब लोग प्रमोट हो एक जगह पे। तो सोच रहा था वो चीज करने की, तो करता हूँ जल्दी। बट तुम एफर्ट करते रहो लगातार। कुछ लोग हैं जैसे तुम हो, हितेश हो, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लगातार एफर्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रोहित भी मेरे ख्याल से अपना कुछ सेपरेट ग्रुप बना के अपनी कोई फिल्म बना रहा है, तुम लोग हो साथ में। कर रहे हो उसमें हाँ, काम। तो कुछ ना कुछ कर रहे हो, सबसे अच्छी बात ये है कि कर रहे हो। वो फेल होता है नहीं होता है डजंट मैटर, तुमने एफर्ट तो किए, ठीक है। उस एफर्ट में जो सीखोगे, मैंने बार बार ये बोला ना कि फिल्म अच्छी बने या ना बने, फिल्म इवन ना भी बने डजंट मैटर, पर जो एफर्ट करोगे ना, उस एफर्ट में जो सीखने को मिलेगा कि अच्छा गलती कहाँ पे हुई, क्यों हम लोग पिक्चर नहीं बना पाए, या पिक्चर बनी तो अच्छी क्यों नहीं बनी, क्या क्या गलतियां हो गई उसमें, वो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। अच्छा यार वो एडिट नहीं किया, वो शॉट ना गलत एंगल से ले लिया, ओहो लाइट उधर से मारनी चाहिए थी। ये छोटी छोटी चीजें ना तुम्हें पता चल जाएंगी, हिट एंड ट्रायल है, बस समझ में आते सारी चीजें। दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है। सो लेट्स कीप डूइंग एवरीडे वर्क। बाहर लोग कितनी अय्याशी कर रहे हैं, एंड डोंट गो इनटू दैट फोमो थिंग कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मेरे दोस्त यार कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं यार, वो तो मोमो खाने चला गया, वो यूएस जा रहा है, वो ब्रिटेन जा रहा है, ये सब चुतियापे की थिंकिंग है। नथिंग मैटर्स मोर देन द वर्क दैट यू आर डूइंग। तुम सिर्फ अपनी चीजों पे फोकस करो। बाहर लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहे हैं, उसका बच्चा हो रहा है, वो शादी कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसकी बीवी बड़ी माल है, तो ये सब चीजों में ध्यान मत लगाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कि मेरे को ये चीज, मेरा फोकस है, शादी अपने आप हो जाएगी, बच्चे अपने आप हो जाएंगे, लव स्टोरी अपने आप बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पैसे भी अपने आप आ जाएंगे। जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स। अगर तुमने 4 महीने इस पे एफर्ट कर लिया, अपनी नॉलेज सिनेमेटोग्राफी की सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली, सारी चीजें समझ ली, सारे इंटरव्यूज देख लिए। मैं इंटरव्यूज देखने को और किताबें पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूँ, सो दैट जब तुम वहां सिनेमेटोग्राफर से मिलोगे ना, और जब उससे कॉन्वर्सेशन होगा, दे विल बी इम्प्रेस्ड। हालांकि उन्हें ज्यादा इम्प्रेस भी नहीं करना है, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, क्योंकि कई बार नहीं, आपने एक बार ही बोला था कि कोई शायद फ्रांस से या कहीं बाहर से कोई आया हुआ था सेट पे। ज्यादा ज्ञान आपने आपने ज्यादा ज्ञान झाड़ दिया भाई, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। मैंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, पर वो ज्ञान आगे जाके ना मेरे लिए कर्ज साबित हुआ, क्योंकि एक और डायरेक्टर है जिनके साथ मैं काम कर रहा था। अच्छा क्या होता है ना, जब तुमने स्क्रिप्ट की इतनी सारी किताबें पढ़ ली होती है स्क्रीन प्ले की, तुम्हें पता है राइट स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होती है, ठीक है, तो तुम उसी हिसाब से स्क्रीन प्ले लिखते हो। अब वो डायरेक्टर गलत बता रहा है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भले ही जो थोड़ा बहुत होगा जो होगा, पर वो गलत बता रहा था, और मैंने उसको सही करने की कोशिश करी। हुआ क्या, प्रोजेक्ट बंद हो गया, ठीक है। मुझे उससे आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं थी, वो जो बोल रहा था चुपचाप कर देता। मैं एथिक्स और कन्वेंशंस पे जा रहा था कि नहीं कल ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। भाई प्रोजेक्ट उसका, प्रोड्यूसर वो लेके आया, इस कहानी उसकी, लिख मैं रहा हूँ, तो जो चाहता है लिख दो, पर नहीं आपको आर्ग्यू करना है क्योंकि आपको सही होना है। आप हैव टू बी एथिकली राइट एवरी टाइम। फर्स्ट चैप्टर ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, नेवर आर्ग्यू। तो उस चक्कर में मेरे बहुत सारे बट काम कभी गए। कभी शाणा बनने की कोशिश नहीं करो, ठीक है, कभी अपनी नॉलेज मत झाड़ो, कितनी नॉलेज हो कभी मत झाड़ो। मुझे अच्छा लगता था नॉलेज झाड़ना, अब यूट्यूब पे तो मुझे लाइसेंस मिला हुआ है ना नॉलेज झाड़ने का, तो मैं झाड़ सकता हूँ, पर नॉर्मली मुंबई जाके नॉलेज झाड़ना इज हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। लाइक जब मीटिंग कर रहे हो तब नॉर्मल अपनी नॉलेज झाड़ना जरूरी है, सो दैट ही गेट्स इंप्रेस्ड, ठीक है, नॉट टू इंप्रेस। अगर वो ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, समझेगा कि ये सेट पे आ गया ना, मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर को मेरे खिलाफ ही भड़काएगा। यू डोंट हैव टू बी लुक ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, जस्ट इतना कि सर मुझे नॉलेज है, आइडिया है, बस मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे सीखना है, और मैं आपके साथ और सीखना चाहता हूँ, ठीक है। फिर सेट पे जाके चूतिया बन के काम करो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, आपका ईगो होता है, आप चूतिया बन के रह नहीं पाते हो। पर चूतिया बनने में जो आदमी जितना सीखता है उतना कहीं नहीं सीखता है। वो कहते हैं ना, येड़ा बन के पेड़ा खाओ, वो बन के अगर तुम हर कोई सिखाएगा तुम्हें,
तुम यूनिट के सबसे बड़े गधे हो ना, तुम्हें हर कोई सिखाएगा, सुन इधर आ, देख ये ऐसे किया कर, ये ऐसे किया कर। अब तुम शाणे बन रहे हो, अरे मुझे पता है, कभी नहीं सीख पता पाओगे, ठीक है। है। और होता है ईगो में, ठीक है। पता नहीं क्यों शुरुआत के दिनों में मैं चूतिया बन के रहता था, ठीक है। और मैं डरा हुआ भी रहता था, तो मैं चूतिया लगता था बहुत बड़ा वाला, तो मुझे सब सिखाते थे। तो कुछ लड़के ऐसे भी थे जो रिच फैमिली से थे, बहुत मुंबई के ही थे, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा था, उनको पता था कि जॉब नहीं भी रहेगी तो फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो जो जॉब थी जिससे मैं सेट पे आता था, शूटिंग पे रहता था, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो बड़े बड़े एक्टर हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं शूट देखना चाहता हूँ, तो मैं उसको किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं डरा हुआ रहता था। बाकी लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो उस डरे के चक्कर में ना लोग मुझे बुला बुला के सिखाते थे, सुन तू ऐसा किया कर, ऐसे कर, ऐसे कर, उसको ऐसे कर। तो उन्होंने उस चक्कर में मैंने सीख लिया कि लाइटें क्या होती हैं, लेंस क्या होते हैं, बाकी चीजें क्या होती हैं। तो येड़ा बन के पेड़ा खाओ, बहुत ज्यादा नॉलेज जंकी बनो, नॉलेज गेन करो, पर उसको कभी शो ऑफ मत करो। आपने शो ऑफ, सामने वाला गलत भी है, तुम्हें पता है कि वो गलत है, फिर भी कह दो हाँ सर आप सही हो, डजंट मैटर, क्योंकि जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस क्या है, गोल, जॉब। आप सही हो नहीं हो दैट इज नॉट द गोल, आपका जॉब बरकरार है वो दैट इज द गोल। दैट सामने वाला पर्सन आपको लाइक करे, दैट इज द गोल। हाउ टू इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस पीपल, मस्ट रीड फॉर राइट। एनीवन हु इज गोइंग टू मुंबई। चलो हो गया यार, 1 घंटा हो गया मेरे ख्याल से। शायद। पता नहीं। अच्छा और कोई सवाल पूछना है ऐसे? चलो एक लास्ट कर लेते हैं। हाँ कर ले। हाँ हाँ बताओ ना। जैसे अभी हमने बात करी कि जस्ट फोकस ऑन योर थिंग, राइट? कि इंस्टाग्राम पे तुम्हारे दोस्त ये कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त वो कर रहे हैं, डोंट गो बियॉन्ड दिस, या? हाँ एक पॉइंट पे आता है कि हाउ टू कीप अ बैलेंस लाइफ। हम्म, सबके माइंड में आता है हाउ टू कीप अ बैलेंस लाइफ। हाँ उससे कभी कभी जैसे मैं हो जाता हूँ, मेरा अपना गोल है दिन का रोज वॉच, रीड एंड राइट। हाँ कुछ भी देखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी पढ़ो। हाँ बट कभी कभी हो जाती है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, या फिर प्रॉब्लम भी नहीं, बहुत खुश हो, किसी ने बुला लिया, हाँ हो जाता हूँ मैं इधर उधर कि मेरे 3 में से आज मैंने वॉच तो कर लिया पर रीड एंड राइट रह गया। हाँ। हाउ टू मैनेज दिस थिंग? कुछ नहीं, अगले दिन शुरू कर दो। उस दिन नहीं हुआ, माफ कर दो अपने आप को। देखो अगर इस तरह सोचोगे ना तो कभी जिम नहीं जा पाओगे। ज्यादातर लोग अपने जिम क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो 10 दिन जाते हैं, फिर एक दिन नहीं जा पाए, अरे यार एक दिन नहीं जा पाया, अगले दिन से जाना बंद, फिर डिमोटिवेशन में, फिर 15 दिन नहीं गए, फिर जिम ही छोड़ दिया। इफ यू लर्न टू एक्सक्यूज योरसेल्फ, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ, चल नहीं हुआ ना एक बार, अपने आप को एक सजा दे दो। तो हाँ ये एक बहुत बढ़िया चीज है, वो जो मैंने सिखाई थी बैंक रॉबरी में, बैंक कि रॉबरी में कि हाँ कि अगर सेक्रीफाइस तुम क्या एक दिन करोगे नहीं कर पुलिस के पाते हो, लिए? देन फकिंग पनिश यू मतलब किसी तरह पनिश करो अपने आप को, कि चलो पनिश करना है कि आज मैं जाके मंदिर में 100 रुपए चढ़ाऊंगा, या आज मैं चाय नहीं पीऊंगा, या जो भी तुम्हारी बेस्ट चीजें हैं, कि आज मैं, तुम रोज मैगी खाते हो तो आज मैं मैगी नहीं खाऊंगा, या आज मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, या आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा। तो इस तरह के सेक्रीफाइसेस रखो विच आर वेरी डियर टू यू। ओके इन दैट केस तुम्हें जैसे लगेगा ना 10 बज रहा है, तो मैं दोस्त से कहोगे भाई मुझे जाना है करके, ठीक है, क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो रात को 12 बजे अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू गो बैक होम, राइट समथिंग, कुछ भी करके तुम 15 मिनट में जल्दी से कुछ ना कुछ लिख दोगे, ठीक है। पुट सैक्रिफाइसेस देयर, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, आई डोंट नो ये एडवाइस कितनी सही है कितनी गलत है, बट आई कैन टेल यू राइट नाउ दैट फ्रेंडशिप इज ओवररेटेड, ट्रैवलिंग इज ओवररेटेड, इट्स ऑल फकिंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। यू डोंट नीड फ्रेंड्स इन लाइफ, और मुंबई जाके तुम्हें पता चली जाएगा यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ठीक है। यू जस्ट हैव योरसेल्फ एंड योर फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ बाप, इनसे बेयोंड तुम्हें कभी कोई आदमी नहीं मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारा बाप आज भी तुम्हारी जेब में 10 रुपए 20 रुपए या 100 रुपए डाल देगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, दुनिया में कोई नहीं करेगा ये। तुम्हारी माँ आज भी तुम्हारे मुंह में पैसे डाल देगा, खाना दे देगी, ये बेटा खा के जाओ, पूरे मुंबई में एक आदमी नहीं करेगा। तुम घर पे जाओगे तुम्हें खाना भी नहीं पूछेंगे, पानी भी नहीं पूछेंगे। तुम्हारा रूममेट तुम्हारे हिस्से का खाना खा जाएगा जो तुमने बनाया होगा। he won't even मतलब he won't even have a guilt on his face कि अच्छा ऐसा करा उसने। No one will help you except your family. Your family is the most important thing. No one else is. Friendship is overrated. ये friends बड़े अच्छे हैं, ये वो नहीं, आप कॉलेज में एंजॉय करते हो, ये करते हो, और टेस्टिंग टाइम में ना कभी कोई स्टैंड नहीं करता, ठीक है। वो सच्चाई है। और वी वांट टू बिलीव, एक्चुअली हमारा जो एक प्रॉब्लम है ना, हम बिलीव करना चाहते हैं कि फ्रेंडशिप है, देयर इज लव, देयर इज दैट। द थिंग इज एवरीथिंग कम्स बैक टू फकिंग मनी। Money is the most important thing. You need to have money and then you have everything. तुम्हारी फैमिली भी खुश रहेगी, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारी बीवी खुश रहेंगे, तुम्हारे पास फ्रेंड्स भी आ जाएंगे अपने आप। Money is the most important thing. The day a human being realizes that, but problem ये है कि पैसों के बारे में जरा सा बोलते हो कम्युनिस्ट सोच आ जाती है। बेसिकली कैपिटलिस्टिक सोच सही है। Selfishness is a virtue. Read Ayn Rand's Fountainhead and then you will realize कि एक हीरो की जर्नी जो होती है ना, वो सेल्फिशनेस पे बेस करती है।
अगर तुम्हें फिल्म बनानी है तो तुम्हें फिल्म बनानी है, उसके लिए तुम कुछ भी करोगे। जैसे होता है ना फिल्मों में लोग कहते हैं ये फिल्म तो हम सबकी है, नहीं, फिल्म डायरेक्टर की होती है, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर की होती है, पर हम सेट पे ये नहीं बोल सकते कि फिल्म सबकी है, सॉरी फिल्म मेरी है, कोई काम ही नहीं करेगा ना डिमोटिवेशन से। तो मुझे बोलना पड़ेगा देखो फिल्म हम सबकी है, हम सब साथ में काम करें, पर फिल्म डायरेक्टर की होती है, कुछ कर लो। फिल्म रिलीज होती है तो एक्टर की हो जाती है, कुछ कर लो तुम, देयर थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एथिकलिटी और जो प्रैक्टिकलिटी लाइफ की वो टोटली डिफरेंट है, और जो हम बिलीव करना चाहते हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो जो बिलीव करना चाहते हो उस पर बिलीव मत करो, प्रैक्टिकलिटी बिलीव करो। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू डोंट हैव टू नीड टू हैव फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू एंजॉय, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके बारे में तुम पढ़ोगे तो 22-22 घंटे काम करते हैं और उनको उससे मजा आता है, ठीक है। हमें एक बहुत गलत थ्योरी बता रखी है जो आजकल बहुत लड़कों से मैं सुनता हूँ, सर हम एंजॉय करना चाहते हैं, बट व्हाट द फक इज एंजॉयमेंट? द एंजॉयमेंट कम्स डाउन टू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टिंग, लड़कियों के साथ घूमना। इसके बियॉन्ड मुझे बताओ एंजॉयमेंट क्या है, क्या एंजॉय करना चाहते हो? इसके बियॉन्ड यही है कि तुम घर पे बस बैठना चाहते हो, लेटा हूं मैं होटल में जाके। वो भी तो एंजॉय तभी करोगे ना जब जेब में पैसे होंगे। तभी वो चाहते हैं कि कोई अननोन सोर्स हो जिससे पैसा है और मैं ये एंजॉय कर सकूं, ठीक है। मुंबई में मैं क्लब में गया था, तो वहां पे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बैंगलोर में तुम जाओगे ना तो वहां बहुत सारे क्लब्स बने। क्लब्स का धंधा क्या है, एक कमरा है वहां पे लाइट कम कर दी है, डिस्को लाइट लगा दी है, उधर बार लगा हुआ है जो ओवर एक्सपेंसिव दारू बेच रहा है, और चूतियों की तरह बच्चे एक्सट्रीमली हाई नॉइज पे डांस कर रहे हैं, विच दे कैन डू एट देयर होम ऑल्सो। पर नहीं, उनको वो चाहिए क्योंकि 5 दिन ना उनकी झुलसी हुई है, उनके बॉस ने गाली सुनाई है, उनके हेड ने गाली सुनाई है, वो जो जॉब कर रहे हैं उसे मजा नहीं आ रहा है क्योंकि एक केबिन में छोटे से बैठ कर दिन भर कोडिंग करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, क्लाइंट से झगड़ा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो जरा फेड अप। और ये इन रेस्टोरेंट वालों को पता है कि सालों की झुलसी हुई है, इनको 2 दिन में ना ऐसा टेंशन फ्री माहौल दो जिसमें गाना इतना तेज बज रहा हो कि वो सोच ही ना पाए। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। तुम खोल दो अभी एक ऐसा डिस्क और वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। एंड आई मेट दीस पीपल एंड दे आर लिटरली फक्ड अप विद देयर लाइव्स, मतलब बहुत दुखी हैं, ऊपर से दिखाएंगे इंस्टाग्राम में फोटो डाल के ये करके वो करके, बट दे आर वेरी अनहैप्पी। तो अनहैप्पीनेस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक सोशल वर्चुअल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, डिस्क जाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। बट द थिंग इज आफ्टर अ व्हाइल ना यू रियलाइज इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल एडवर्टाइजिंग। यू वोंट बिलीव हाउ मच इज एडवर्टाइजिंग। मिल्क डज नॉट हेल्प अस, और ये बात 1940s 50s में स्टैब्लिश हो गई थी। बट जो मिल्क जिनका बिजनेस था वो एडवर्टाइजर्स के पास गए, शायद JWT थॉमसन के पास गए थे, उन्होंने उनसे बोला कि भाई ऐसा है कि मिल्क बिक नहीं रहा है। तो उन्होंने पूरा कैंपेन डिसाइड किया 6 महीने की रिसर्च के बाद, इसका नाम रखा गॉट मिल्क। उसके बाद मिल्क वापस सक्सेसफुल हुआ। उसी तरह इंडिया में अंडे नहीं बिक रहे थे क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन बहुत हैं, बहुत सारी चीजें हो रही थी, अंडों में से इन्फेक्शन हो रहा था। तो एक कैंपेन निकाला गया NCC ने, वो नेशनल एग कॉर्पोरेशन ने, अंडे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इट बिकेम हिट, दूरदर्शन ने बार बार उसको चला रहे हैं, लोगों ने देखना शुरू कर दिया। इट्स ऑल एडवर्टाइजिंग। डायमंड्स, डायमंड्स तो अपनी गर्लफ्रेंड को अगर तुम शादी करोगे क्या पहनाओगे, डायमंड पहनाओगे ना। कभी सोचा डायमंड क्यों पहनाओगे? हमारे कौन से शास्त्र में लिखा है कि डायमंड पहनाते हैं? सब पहनाते हैं, हम भी बनाएंगे, मोस्टली यही होता है ना। और डायमंड इतना महंगा क्यों है? डायमंड इतना महंगा क्यों है, कभी सोचा इस बारे में? तुमने सुना है ना डी बेयर्स करके कंपनी थी, डे बेयर्स, जिसका तुमने एड्स देखे होंगे। डे बेयर्स बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब 18वीं शताब्दी की है। तो वो साउथ अफ्रीका में खुदाई करते थे। उन्होंने देखा कि डायमंड्स बिक ही नहीं रहे क्योंकि डायमंड्स का रियल आदमी की लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। डायमंड्स बिक नहीं रहे, तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया था 1920s 1910 में, जिसमें लिखा था इफ यू रियली लव योर गर्लफ्रेंड देन ऑन द एंगेजमेंट डे गिव हिम अ डायमंड वर्थ 2 months ऑफ योर सैलरी। वो कैंपेन हिट किया उन्होंने, वो यूएस में किया था उन्होंने, जिसमें आपको 2 महीने की सैलरी से आपको अपना गोल्ड रिंग डायमंड रिंग देनी है। वहां से डायमंड चलना शुरू हुआ, वो इंडियन कल्चर ही बन गया, जो वहां से हम लोग सब कॉपी करते रहते हैं, वो इंडियन कल्चर बन गया। तुमने एक चीज सुनी होगी, डायमंड्स आर फॉरएवर, डोंट सेल देम, कीप इट विद यू। क्यों? क्योंकि तुम सेल करोगे तो उसकी रीसेल वैल्यू हो जाएगी, रीसेल वैल्यू हो जाएगी, मार्केट लिक्विडेट हो जाएगी, मार्केट नीचे चली जाएगी उसकी। डायमंड गोल्ड तुम सेल करते हो, डायमंड सेल ही नहीं करते। दे डोंट वांट यू टू सेल डायमंड्स बिकॉज़ डायमंड्स आर ऑलरेडी सो मच फकिंग देयर। ऑल डायमंड्स हैं उनके पास, भरे हुए हैं डायमंड। डायमंड इसलिए लोग कहते हैं कि अपने पास रखो, उसको सेल मत करो, इट्स अ प्रेशियस थिंग। और तुम सेल करोगे तो रीसेल वैल्यू हो जाएगी, मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा वो, तो उसकी मार्केट वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। डायमंड्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज यू डोंट सेल देम, आप घर पे रखते हो उसको। एंड दिस इज व्हाई मिडिल क्लास वैल्यू इज फकिंग अप विद एवरीथिंग, बिकॉज दे आर फकिंग रन आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट्स। कुछ भी खरीदते हैं वो देखकर। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डोंट। अच्छा, ये तुम अगर देखो कि मलेशिया ट्रैवल करने जाता हूं मैं, थाईलैंड ट्रैवल करने जाता हूं मैं, हु टोल्ड यू अबाउट मलेशिया, हु टोल्ड यू अबाउट थाईलैंड? तू गोवा जाए ना, गोवा में गांड फट के आदमी जाएगी, इतना पसीना निकलेगा तेरे को, यू वोंट एंजॉय एनीवेयर।
ठीक है, वाई? क्योंकि वहां पे सब जगह तो दारू बिक रही ना, बेसिकली फन तो वहां पे दारू पीने की है, और है क्या वहां पे? बीच तो मुंबई में भी है, बट हु इज टेलिंग यू गोवा जाना है बार बार? दीज फकिंग एडवर्टाइजर्स। वो जो 22-22 साल के लौंडे जो कभी मलेशिया नहीं गए, वो बैठे, वो नेट से निकाल के 5 फोटो उसके लिखते हैं 10 प्लेसेस दैट यू मस्ट विजिट इन योर लाइफ। उसकी तू खुद 21-22 साल का है, तू कभी गया नहीं हो, तू आर्टिकल लिख रहा बैठ के, बैंकॉक मस्ट ईट प्लेसेस इन बैंकॉक, मस्ट विजिट प्लेसेस इन इंडोनेशिया, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता, उसको पैसे मिल लेना उसके स्कूप इस तरह का आर्टिकल निकाल के करेगा। और बाकी जो लोग उसको पढ़ रहे हैं उनको लगता है यार मैं अपनी लाइफ में क्या मिस कर रहा हूँ। वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स देते हैं ना, 10 प्लेसेस यू मस्ट विजिट बिफोर यू टर्न 30 और यू लूज एवरीथिंग इन लाइफ। अब आपको लगेगा यार बात तो सही कह रहा है, 30 साल की उम्र से पहले अगर मैंने यहाँ विजिट नहीं किया, मैं तो लाइफ के रोड़े लग जाएंगे भाई। 130 करोड़ में से 125 करोड़ लोगों ने शायद अपने शहर से बाहर नहीं गए होंगे, वो 5 करोड़ ही ट्रैवल करते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए वो एडवर्टाइजमेंट्स। अब कहीं भी तुम जाओगे ना, यू विल नेवर फील हैप्पी अंटिल अनलेस यू हैव मनी इन योर पॉकेट। क्या करोगे बीच पे जाके, क्या करोगे? इधर से उधर घूमे खत्म, अब जाके दारू ही पियोगे ना, या दोस्तों के साथ बैठोगे, उसके बाद बस बातें कर सकते हैं ना। हाँ, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तुम अच्छे होटल में रिजॉर्ट में नहीं ठहरे हो, झाटू जगह पे ठहरे हो, तो अच्छा लगेगा तुम्हें? गंदे बिस्तर में, कॉकरोच वाले में, गंदे होटल में ठहरे हुए हो, वहां पे मजा तो तब है ना जब तुम अच्छे रिजॉर्ट में, जहाँ सामने अच्छी वादियां हो, वहां ठहरो। पर जिसके सामने भी, इवन मसूरी जाओ, जहाँ सामने वादियां होती ना, साले रेट बढ़ा देते हैं, अंदर के कमरे 1500 गए तो वो कमरा 4000 का है। तुम कहते हो भोसड़ी के, मतलब सिर्फ व्यू के लिए मेरे को 4000 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक केस है, तो आपके पास पैसे नहीं है, यू कांट एंजॉय, एंड इवन इफ यू गो देयर यू वोंट एंजॉय बिकॉज़ देयर इज नथिंग टू सी। तुम किसी भी हिल स्टेशन में जाओ, 3 दिन जाओ, बहुत मजा आएगा, तू 1 महीना रुक जाओ वहां पे, यू विल फकिंग फ्रस्ट्रेटेड, नथिंग इज हैपनिंग देयर। लोग 11 बजे काम शुरू करते हैं, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि लाइफ ही नहीं है कुछ। तो ठंड 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 है, वो एक हफ्ता अच्छा लगता है, वो एक हफ्ता पहाड़ अच्छे लगते हैं, उसका खत्म हो जाता है वो 3-4 दिन की खुशियां है कि चलो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, क्योंकि और वो अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप एक प्लेन से आते हो जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, वहां से आप दूसरी जगह पे आते हो, बट ओवरऑल देयर इज नथिंग टू एंजॉय। ट्रैवलिंग इज ओवर हाइप्ड एंड इट इज बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे खत्म करते हैं। मुकुल हो ऑनलाइन, चले गए? इधर ही हूँ, अच्छा, शायद अभी नेटवर्क का कमजोरी हो रहा है। हाँ, चलो अभी हो गया, सवाल हो गए को हाँ चलो काफी गप्पे मार ली हमने, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हम लोगों ने बात कर ली तो उसके बाद बात नहीं करेंगे। बेसिकली मैंने ये क्यों शुरू किया है, कई लोग मुझसे कह रहे थे ना कि आप जूम पे सबको बुलाइए, तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं 1-on-1 बात नहीं कर पाऊंगा ना, तो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। और जो भी लोग मुझसे बात कर रहे थे वो सेम सवाल बार बार पूछ रहे थे और मैं सेम जवाब दे रहा था उनको, ठीक है, सेम एग्जांपल्स दे रहा था। तो मैंने कहा अगर एक बार में मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, किसी दूसरे को भी सेम प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट उसको हेल्प मिल जाएगी ना इस कॉन्वर्सेशन से। तो ये इस चक्कर में मैंने ये जूम वाली चीज शुरू करी, क्योंकि बहुत लोग फोन कर रहे थे और सेम से बार बार सेम चीजें पूछ रहे थे। तो मैंने कहा अपनी एनर्जी बचाता हूँ, एक बार में एक आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, वीडियो बना के डाल देता हूँ। सीधे वीडियो बना के डाल दो। चल बाय, गुड नाइट। बाय बाय बाय, गुड नाइट।